हेलो बच्चों, आज फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक प्यारी सी मुलाकात के साथ। तो नमस्कार बच्चों, और लेसन को आगे बढ़ाते हैं। लेसन का नाम था वंशागति और विभिन्नता, यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा जीनिक मेंडेलियन विकार। ठीक है, अब इस पे हमने जनरली जो चर्चा की थी वो टोटल 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो मानव शरीर की कोशिका में मौजूद होते हैं, और उन गुणसूत्रों के द्वारा जो जीन संलग्न होकर के वंशागत करते हैं, ठीक है, विकारों को या अन्य जो सिम्टम्स हैं उनको ले जा करके कन्वे करते हैं, उन पे हमने चर्चा की थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लिंग संलग्न वंशागति पर। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि लिंग संलग्न वंशागत क्या है। तो लिंग संलग्न वंशागत को समझने के लिए हम इन शब्दों को थोड़ा तोड़ के समझते हैं। लिंग संलग्न, ठीक है, मतलब संलग्न किसके साथ होना है, लगना किसके साथ है, लिंग के साथ। तो यहाँ पर लिंग का तात्पर्य क्या है? ठीक है, आपको पता है हमारे शरीर में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जिनमें से 22 पेयर का जो सेट होता है, ठीक है, वो होता है ऑटोसोम्स। तो जब इनके साथ या इनमें या इनके गुणसूत्रों में उपस्थित जो जीन है वो लग करके संलग्न होकर के वंशागति होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, तब हम इसे जीनिक वंशागत कहते हैं। जबकि जो इनमें से 22 स्टार्टिंग के 22 जोड़ी गुणसूत्रों को छोड़ करके जो 23वीं जोड़ी का यानी एक जोड़ा गुणसूत्र है, जो कि मानव यानी मानव में जो नर होते हैं उनमें XY और दूसरा जो मादा होती है उनमें XX मौजूद होते हैं। तो जब इन गुणसूत्रों के साथ कोई जीन संलग्न होकर के वंशागत करता है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है, तब हम इसे लिंग संलग्न वंशागति बोलते हैं। यानी कि लक्षणों के वंशागत होने के या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने को हम लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके? लिंग संलग्न वंशागति के, या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जीन, यानी कि जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम के साथ लग करके नई जनरेशन तक जा रहा है, ठीक है, वंशागत कर रहा है, ठीक है, एक वंश से दूसरे वंश तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो उनमें से हम कुछ उदाहरण की बात करेंगे। तो हमने पहला उदाहरण जो ले रखा है वो है हीमोफीलिया की वंशागत। अब समझ लें कि हीमोफीलिया है क्या। आपको पता होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चोट लगती है, उनके शरीर पे कट फट जाता है, तो कट फट जाने के कारण उनके शरीर से निरंतर रक्त का स्राव होता रहता है, या फिर क्या होता है कि रक्त का थक्का जमता ही नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो अधिक मात्रा में जब रुधिर का स्राव हो जाता है तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अब इसकी वंशागत कैसे होती है? इसकी वंशागत होती है जो X गुणसूत्र होता है, जो अप्रभावी जीन यानी कि युग्म विकल्पी मौजूद होता है, वो किस पे मौजूद होता है? अप्रभावी जीन पर मौजूद होता है, यानी कि X पर। तो इस अप्रभावी जीन जब ये वंशागत होता है, इनके जीन ऐसे गुणसूत्र पर लग करके, लक्षण लग करके अगली जनरेशन में जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम इसे क्या दर्शाएंगे कि ये लिंग संलग्न है। ठीक है, मतलब जो लिंग गुणसूत्र मौजूद है उनके साथ संलग्न होकर के वंशागत कर रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। यानी कि हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जो कि लिंग संलग्न है, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स को है, ठीक है, तो उनसे आने वाली नई जनरेशन को खतरा प्रॉपरली बना होता है। समस्याएं भविष्य में भी हो सकती हैं, सेम एज इट इज बीमारी उनकी संतति को हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संलग्न लिंग संलग्न रोग है, यानी कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक जाने ही जाने। अब ये जाते कैसे हैं, इनकी वंशागति कैसे होती है? तो अब हम चर्चा करेंगे हीमोफीलिया की वंशागत की। तो आपको पता है, अगर हम हीमोफीलिया का जो जीन है एज अ सिंबल दिखाते हैं H के फॉर्म में, ठीक है, तो हमने क्या किया, X गुणसूत्र पर H दिखा लिया। इसका मतलब इस X गुणसूत्र पर
H यानी हीमोफीलिया संलग्न है, जब ये वंशागत करेगा अगली जनरेशन में, ये X गुणसूत्र जाएगा तो इस डिजीज को साथ में लेकर के जाएगा, यानी कि इस जीन को साथ में लेकर के जाएगा। जब जीन जाएगी तो जाहिर सी बात है वो डिजीज जाएगी और वो किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी उस आने वाली संतति की फेज में इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे या फिर कंटिन्यूली होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है, इनकी शुरुआत कैसे होती है, फिर वंशागत कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो 23वें जोड़े के लिंग गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में, ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो समयुग्मजी होते हैं, विषम युग्मजी होते हैं, या फिर उनके सिंबल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक साइड में दिखा लेते हैं नर और दूसरी साइड में दिखा लेते हैं मादा। ठीक है, अब आपको पता है जनरली अगर 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र नर में XY है तो ऐसा नर सामान्य होगा। क्या होगा, ऐसा नर सामान्य होगा, किसी प्रकार का एलील यानी कि युग्म विकल्प मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो कैसा है, साधारण है, जनरल है, किसी प्रकार की फालतू की वंशागत नहीं होने वाली। वहीं पर अगर हम मादा में बात करें, मादा में जो समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX। ठीक है, अब इसमें भी किसी भी प्रकार का युग्म विकल्प मौजूद नहीं है, तो ये भी मादा कैसी होगी, स्त्री कैसी होगी, सामान्य होगी। और आपको बता दें जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र मेल में होते हैं, नर में होते हैं, वो विषम जात होते हैं। ठीक है, विषम जात हेट्रोलॉगस, यानी कि ये एक पैर की हम बात करें, एक जोड़े की बात करें तो ये एक समान नहीं है, इनमें से एक X है और दूसरा Y को दर्शा रहा है, दोनों एक समान नहीं है, तो ये कैसे हुए, विषम जात हुए, हेट्रोलॉगस। वहीं पर मादा में एक जैसे हैं, पहला भी X और दूसरा भी X, कैसा है, सेम एज इट इज। इस वजह से हम इसे समजात यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे। अब इन्हीं के साथ जीन से संलग्न होकर के जाते हैं तो जनरली जो नर में कंडीशंस बनती है वो दो बनती है, या तो एक सामान्य होगा या तो फिर X और H पर सिंबल होगा और Y पर नहीं होगा। क्योंकि आपको बता दें जो समझने की बात है मुख्य रूप से वो यह है कि ये जो लिंग संलग्न रोग होते हैं, इनके जीन होते हैं, वे हमेशा X गुणसूत्र के साथ ही संलग्न होकर के वंशागत करते हैं, कभी भी Y के साथ संलग्न होकर के वंशागत नहीं करते, क्योंकि X क्रोमोसोम जो होता है वो अप्रभावी होता है। हमेशा ऐसे जीन अप्रभावी के साथ ही संलग्न होते हैं, प्रभावी के साथ संलग्न नहीं होते। तो इनमें से Y को हम प्रभावी कहते हैं या प्रभावी को दर्शाता है, जिसकी वजह से कभी भी ऐसी डिजीज के जो जीन है वो Y के साथ संलग्न नहीं हो सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमेशा H के साथ होते हैं, यानी कि पुरुष में अगर उसके एक सिंगल H पर ही या H वाले गुणसूत्र के साथ हीमोफीलिया का जीन मौजूद है तो ऐसा पुरुष सामान्य नहीं होगा, वो असामान्य होगा और उसे हीमोफीलिया होगी। तो हम ऐसे पुरुष को, ऐसे नर को हीमोफिलिक पुरुष या फिर नर कह सकते हैं। बस एक पर जनरली X पर मौजूद है तो वो कैसा हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। और यही रीजन भी है कि फीमेल की अपेक्षा मेल्स में हीमोफीलिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि मोस्टली जो चांस होते हैं हीमोफीलिया के वो किस में होते हैं, नर में, जबकि मादा में बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं उसका भी रीजन है। अब हमने बात की X क्रोमोसोम की अप्रभावी, ठीक है, इसी के साथ वो जीन संलग्न होकर के वंशागत करता है। तो इसमें 3 कंडीशन बनेगी, इसमें आप देखिए 2 बनी है, Y के साथ कभी जाता ही नहीं है, ठीक है, हमेशा अप्रभावी के साथ जाता है। तो या तो पुरुष कैसा होगा, सामान्य होगा, या तो फिर हीमोफीलिया होगी, तीसरी कोई कंडीशन ही नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन इनमें 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन कौन सी होती हैं, वो ये होती कि पहली तो जो महिला होगी वो सामान्य होगी, ठीक है, कैसी होगी, सामान्य। और दूसरी कंडीशन जो बनती है वो बनती है दोनों पर, दोनों इनके पास अप्रभावी क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, गुणसूत्र मौजूद हैं, तो इनके साथ जीन संलग्न हो सकते हैं। तो इसके ऊपर भी H यानी हीमोफीलिया का जीन हो सकता है और इनके ऊपर भी H यानी हीमोफीलिया का जीन हो सकता है।
जब इनके दोनों गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का जीन मौजूद होगा, ठीक है, दोनों समजात गुणसूत्र जो हैं इनके साथ में जीन मौजूद होगा, तो ऐसी स्त्री या ऐसी मादा हीमोफिलिक स्त्री या फिर मादा कहलाएगी। अब तीसरी कंडीशन इसमें भी होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? अब 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्रों का जो जोड़ा पाया जाता है, जो XX को दर्शाता है, समजात को दर्शाता है, इनमें से दोनों में से किसी एक पर हीमोफीलिया का जीन मौजूद हो सकता है। या तो इस पर होगा या तो इस पर होगा। आप दोनों में से किसी एक पर दर्शा सकते हो, ठीक है। तो हम पहले पे दर्शा देते हैं, चाहो तो आप दूसरे पे दर्शा सकते हो। यानी कि इनमें 3 कंडीशन, या तो सामान्य दोनों पर मौजूद है तो ऐसी स्त्री को हीमोफीलिया होगा, और दोनों में से सिर्फ एक है तो ऐसी स्त्री ना तो सामान्य होगी और ना ही इसको हीमोफीलिया होगा, बट ये स्त्री वाहक होगी, कैरियर, फीमेल बोलेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि वाहक क्या है। हीमोफीलिक स्त्री मतलब इसको डिजीज है, कौन सी? हीमोफीलिया की। हीमोफिलिक पुरुष, इसका मतलब इसे हीमोफीलिया है, ठीक है, इस वजह से हम इसे हीमोफिलिक पुरुष बोलते हैं। दोनों में जीन मौजूद नहीं है, लक्षण नहीं है, तो सामान्य स्त्री है और सामान्य नर है। लेकिन तीसरी कंडीशन वाहक, ठीक है। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। आपने कुली के बारे में सुना होगा। अब ये कुली क्या होते हैं? आपने कुली मूवी देखी होगी। अमिताभ बच्चन क्या करते हैं इसमें? कुली का काम करते हैं। बस दूसरे के सामान को यानी लगेज को उठाया और जो प्लेस उनको बताया गया उस प्लेस तक उसको पहुंचा दिए। यानी वस्तु उनकी नहीं है, बदले में कुछ ना कुछ उन्हें मिलता है, ठीक है। अब यहां पर जीन को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता उस समय मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन कुली करता क्या है? वो सामान को डुलाने का काम कर रहा है, उस लगेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन वह सामान उसकी नहीं है। यानी जितनी भी ट्रेन आने के बाद जो उसमें मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, उनकी सामान को वहां से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। सिर्फ पहुंचाते हैं, ठीक है, सामान पहुंचाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो सामान, वो वस्तु उनकी हो गई, वो लगेज उनका हो गया, उनका नहीं होता। तो वाहक वैसे ही होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। कैसे होते हैं? वाहक, ले जाने का काम करते हैं। यानी कि दोनों में से किसी एक गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन मौजूद है तो ये वाहक का काम करेंगे। यानी ऐसी मादा में जीन तो मौजूद होगा लेकिन हीमोफीलिया के लक्षण कतई नहीं होंगे, सिम्टम्स नहीं होंगे। जीन मौजूद होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? उनके शरीर में जीन मौजूद है, सिम्टम्स नहीं है। जैसे कि कुली में क्या है? लगेज उनके सर पे है लेकिन वो लगेज उनका नहीं है, वो किसी और का है। तो अब ये किसी और का हो सकता है। किसी और का कैसे होगा? यदि वाहक स्त्री है और उसकी शादी किसी हीमोफिलिक पुरुष के साथ हो जाएगा तो आप क्रॉस करवाएंगे तो इधर से एक अप्रभावी गुणसूत्र और इधर से एक अप्रभावी गुणसूत्र, यानी ये और ये जब मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हीमोफिलिक एक क्रोमोसोम होगा और दूसरे भी क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया की जीन मौजूद होगी। ऐसे में ये किसको शो करेगा? इधर आप ध्यान दीजिए, हीमोफिलिक स्त्री को। यानी कि आने वाली जो संतति है, तीसरी जनरेशन होगी, उसमें जो स्त्रियां होंगी वो कैसी होंगी? हीमोफिलिक होंगी। यानी कि जो सेकंड जनरेशन है उनमें जो डॉटर्स होंगी, स्त्रियां होंगी, फीमेल्स होंगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन जीन होंगे, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे इसी के आगे कि अब किसकी शादी किसके साथ हो तो कौन सी कंडीशन बनती है, ठीक है। तो अब इसको हम उदाहरण लेकर के समझते हैं। तो वैसे तो लॉकडाउन में शादियों का दौर नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? शादियां करवा के देखते हैं, ठीक है। शादियां करवाना किसका काम है? मीडिएटर्स का। लेकिन शादियां कौन करवाएगा? हम लोग, हम और आप बच्चे। कैसी शादियां करवाएंगे? कंडीशन देखते हैं। 2 कंडीशन थी मेल की और 3 कंडीशन थी फीमेल की। चलो शादियां करवाते हैं। पहली शादी करवाएंगे किसकी? जो आपके माइंड में आए वो करवा सकते हो। मेरे माइंड में ये आ रहा है कि एक सामान्य पुरुष है, बेचारे सामान्य पुरुष की शादी चलो किसी वाहक स्त्री के साथ करवा लेते हैं। कौन सी स्त्री? वाहक स्त्री जो हीमोफीलिया की वाहक है। किसकी वाहक है? हीमोफीलिया की। तो अपोजिट में लिखते हैं वाहक स्त्री। पढ़ के आ रहे हैं हम यहाँ पर हीमोफीलिया। तो वाहक किसकी है? हीमोफीलिया की। कंडीशन हमने आपको दे रखी थी।
अगर अब आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाइए और जहां पर हमने 2 कंडीशन इधर और 3 कंडीशन यहाँ पे दिखाई थी वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि वाहक स्त्री में कौन सा सिंबल देंगे और सामान्य पुरुष में कौन सा सिंबल देंगे। शादी करवाइए, शादी करवाने के लिए सबसे पहले सामान्य पुरुष का एक पेयर क्या होगा, सिंगल जोड़ा गुणसूत्र का, लिंग गुणसूत्र का क्या होगा, एक्स और वाई। वहीं पर वाहक स्त्री का क्या होगा, समजात गुणसूत्र होते हैं, दिखा लेते हैं एक्स और एक्स। दोनों में से वाहक में दोनों गुणसूत्रों में से किसी एक पर आप जीन दिखाओगे तो चाहो तो इस पे दिखा सकते हो और चाहो तो इस पे दिखा सकते हो। सपोज आपने पहले पे दिखा लिया, ठीक, चलो दिखा लिया, वाहक स्त्री का सिंबल हो गया। अब शादी होगी, निषेचन होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो होनी है, नई संतति का निर्माण होगा, ठीक। अब नई संतति के निर्माण यानी निषेचन से जब युग्मनज बनता है उसी समय ये लिंग संलग्न जीन जो होते हैं इनके साथ संलग्न होकर के नई जनरेशन में यानी युग्मनज में पहुंच जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम गैमीट दिखाएंगे, क्यों, फर्टिलाइजेशन गैमीट के थ्रू होता है, मेल में मेल गैमीट, फीमेल में फीमेल गैमीट, ठीक। गैमीट दिखाएंगे तो क्या होगा, एक्स और इधर वाई, इधर एक्स हीमोफिलिक और इधर एक्स जनरल, तभी तो वाहक स्त्री होगी। शादी करवाइए, क्रॉस करवाइए और देखिए पहली संतति क्या होती है। तो सामान्य पुरुष का पहला युग्मक वाहक स्त्री के पहले युग्मक के साथ क्रॉस करवाते हैं, कंडीशन क्या मिलेगी, एक्स जनरल, कोई हीमोफिलिक सिंबल नहीं है, इधर एक्स लेकिन यहां पर हीमोफिलिक सिंबल मौजूद है, सो हमने दिखा दिया। नेक्स्ट, अब इसके पहली गैमीट को हम वाहक स्त्री के दूसरे गैमीट के साथ देख लेते हैं क्रॉस करवा के। सो यहां पर एक्स है और वहां पर एक्स है, कोई हीमोफिलिक सिंबल नहीं है, हमें नहीं दिखाना है, क्यों दिखाएं, जब है नहीं तो क्यों दिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट, अब पुरुष के पहले क्रोमोजोम या फिर गैमीट कह लो, गैमीट इसलिए कहेंगे क्यों निषेचन करवा रहे हैं ना, इस वजह से, और हम इसके पहले के साथ क्रॉस करवाते हैं। कंडीशन क्या बनेगी, एक्स, ठीक, एक्स हमने इस वजह से लिखा कि जनरली एक्स पहले और वाई बाद में दिखाते हैं, हालांकि चाहो तो वाई लिख सकते हो पहले, ठीक है, लेकिन जो सुटेबल होता है, सही तरीका होता है वो यही होता है। तो एक्स के साथ हीमोफिलिक सिंबल लगा हुआ है, सो हमने लगा दिया, वाई ऐसे ही है, जनरल है, वाई लिख दिया, ठीक है। तो हमें अगली कंडीशन मिल गई। अब इसमें से जो नेक्स्ट कंडीशन है वो पुरुष के सेकेंड गैमीट को हम स्त्री के सेकेंड गैमीट के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कैसे, जनरल है, साधारण है, तो हमने एक्स वाई यहाँ पर दिखा दिए। अब मेंडल के नियम के आधार पर जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस देखने को मिल रही हैं कि अब संततियां किस प्रकार की मिली। तो देखिए टोटल हमें यहाँ पर 4 संततियां मिली, 100% का आंकड़ा लेते हैं, 1 2 3 4, तो पढ़िए गिनती आती है आप लोगों को, 1 2 3 4। पहले में देखिए, पहले में क्या है, बिल्कुल वाहक की तरीके से, तो डॉटर होगी, चूंकि एक्स एक्स है तो जनरेशन क्या होगी, इसे हम बोलेंगे डॉटर, बट डॉटर कैसी है, कैरियर, जीन आ गया है इसके अंदर, लेकिन लक्षण कोई नहीं होंगे, ये हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होंगी। यदि इसकी शादी जब ये बड़ी होगी हीमोफिलिक पुरुष के साथ करवाएंगे तो संतति में हीमोफीलिया हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है। तो इसमें से डॉटर कैसी है, कैरियर, यहां पर फीमेल कैसी है, जनरल है भाई, देखो एक्स एक्स समजात गुणसूत्र है, किसी पर हीमोफिलिक सिंबल है, नहीं है, तो साधारण। अब यहाँ पर अगली कंडीशन क्या है, एक्स वाई गुणसूत्र है, मतलब शन बनना है, पुत्र बनना है। अब हमने बताया था कि अप्रभावी गुणसूत्र पर जीन के आने से ही हीमोफिलिक पुरुष हो जाता है, वाई जिम्मेदार नहीं होता, कभी भी हीमोफिलिक या लिंग संलग्न वंशागत जो होती है वाई के द्वारा नहीं होती, रट लीजिए, वाई के द्वारा नहीं होती, वाई के द्वारा नहीं होती, ठीक है। तो ये पुरुष कैसा होगा, मात्र एक्स पर आ जाने से हीमोफिलिक जीन, ये पुरुष या ये शन, अभी छोटा है ना, सन कहेंगे, तो फिर कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा भाई, कैसा, हीमोफिलिक, ठीक है। तो इसमें एक पुत्र कैसा होगा, हीमोफीलिया वाला होगा, यानी इसको डिजीज हीमोफीलिया की होगी, बट लास्ट में जो आपको गैमीट दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है,
वो ऐसा दिख रहा है भाई XY, यानी कि इसमें ना तो X पर है Y पर होता ही नहीं है, तो ऐसा सन सामान्य होगा, जनरल होगा। ठीक है, इस पुत्र को किसी भी प्रकार की हीमोफीलिया नहीं होगी, यानी कि इसमें से एक पुत्री सामान्य, एक पुत्र सामान्य, एक पुत्र हीमोफिलिक और एक पुत्री कैरियर यानी वाहक होगी। ठीक, एक उदाहरण हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अभी एक ही शादी हुई है ना, लॉकडाउन में शादियां ऐसी होनी है, समझ गए ना, रियल में तो होनी नहीं है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। चलिए अगली शादी करवाते हैं। ठीक है, और लेते हैं। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में टाइम ज्यादा हो रहा है, हम आपको कंडीशंस देते हैं, आप क्रॉस करवाइएगा। सपोज दैट हमने सामान्य पुरुष की शादी वाहक स्त्री के साथ करवाई, आप किसी की शादी किसी के साथ करवाइए। ठीक है, यानी कि आप उदाहरण ले सकते हैं, एक पुरुष जो कि हीमोफिलिक है, तो हीमोफिलिक पुरुष का सिंबल क्या होगा, X पर, हीमोफीलिया का सिंबल और Y। अब इसकी हीमोफीलिया वाली पुरुष की शादी हीमोफीलिया वाली स्त्री के साथ करवा दीजिए, यानी X पहले पर भी हीमोफीलिया का सिंबल होगा और दूसरे पर भी हीमोफीलिया का सिंबल होगा। इनके साथ आप क्रॉस करवा करके सेम एज इट इज तरीके से देख लीजिएगा, आपको जनरेशन पता चल जाएगी। तो दूसरा उदाहरण ये हो गया। अगला देख लेते हैं। अगले में आप क्या करिए, एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी किसी सामान्य स्त्री के साथ करवा के देख लीजिए, आपका ये अगला उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने आपके माइंड में उदाहरण आते हैं, 3 कंडीशंस स्त्रियों की देखते हुए और 2 कंडीशंस पुरुषों के देखते हुए क्रॉस करवाइए, रिजल्ट लीजिए। जहां पर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम होती है, आप सजेशन बॉक्स में जाकर के, मैसेज बॉक्स में जाकर के हमें मैसेज करिए, हम आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इंतजार करिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के साथ बाय बाय।